हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले माइनर का अपना सिलेबस, ठीक है ना, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमीटर, हीट ट्रांसफर यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसके अंदर अपन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक तो चार्ज पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और गॉस लॉ पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये अपना इस माइनर का सिलेबस रहेगा। 12 लेक्चर के अंदर अपने को इसको कवर करना है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। तो क्या होती है कैलोरीमेट्री, क्या होती है भाई? तो देखो ध्यान से, हिंदी में इसको आपने बोलते हैं कैलोरीमिति। तो ये क्या होती है भाई? ऊष्मा के मापन का अध्ययन। जो हीट है उसका अपन मेजरमेंट यहाँ पे करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। अब बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है भाई? ऊष्मा ये क्या होता है भाई? ऊर्जा का एक अव्यवस्थित रूप है भाई, ठीक है ना। यानी बेसिकली ऊष्मा होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, बट ये क्या होती है? ऊर्जा का एक व्यवस्थित रूप होती है। और जो यांत्रिक कार्य होता है, यांत्रिक कार्य, ये यांत्रिक कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा का एक व्यवस्थित रूप है भाई। तो एक तो अपने पास में क्या भी ऊष्मा, जो यांत्रिक कार्य है, इस यांत्रिक कार्य को किस में रूपांतरित किया जा सकता है? ऊष्मा में। और ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यांत्रिक कार्य इसको 100% रूपांतरित कर सकते हैं अपन, बट ऊष्मा होते उसको कार्य के अंदर, यांत्रिक कार्य में 100% रूपांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि यांत्रिक कार्य क्या होता है? ऊर्जा का एक व्यवस्थित रूप है, इस कारण से इसको ऊष्मा में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि ऊष्मा को 100% यांत्रिक कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो बात सुनना भी, जो यांत्रिक कार्य है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास में भी? ऊष्मा Q लिख देंगे। तो W समानुपाती क्यों देगा? जितना कार्य करेंगे अपन उतनी क्या हो जाएगी भी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मान के चलिएगा लोहे का कोई ब्लॉक है, अपने पास में कोई एक हथौड़ा है, जितनी बार इसके हथौड़े से अपन चोट करते हैं उतना ये गर्म हो जाएगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यांत्रिक कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ऊष्मा होता है। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं W बराबर क्या होता है? J इंटू Q होता है। या यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपके पास? W बटा J। या यहां से आपके पास J बराबर क्या हो जाता है? J बराबर W बटे ये आपके पास में Q होता है भाई। तो यहां से यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आपके पास यांत्रिक कार्य है, ये यांत्रिक ऊर्जा, इसको J से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ऊष्मा आ जाएगी भी, ठीक है ना। अब ये जो J है, इस J को अपन क्या बोलते हैं? ये इसको अपन बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस J का जो मान होता है वो कितना होता है? ये होता है आपके पास में 4.18 जूल पर कैलोरी। या इसको अपन लिख सकते हैं लगभग 4.2 जूल पर कैलोरी हो जाएगा भाई। तो J का मान कितना होता है? 4.18 जूल पर कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं भाई। तो अपन बोल सकते हैं कि एक कैलोरी है, इसके अंदर होते हैं 4.18 जूल। या लगभग इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? 4.2 जूल लिख सकते हैं। तो एक कैलोरी बड़ा हुआ कि जूल बड़ा हुआ? बताओ। कैलोरी बड़ा हुआ, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो J क्या होता है अभी? यांत्रिक तुल्यांक होता है। इसके बाद में अपन देख सकते हैं, देखो Q बराबर क्या होता है? W बटा J।
तो Q बराबर ये आपके पास हो जाएगा W बटा J। अब यहां पर आपके पास W क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक कार्य होता है। तो Q बराबर, कई बार अपन क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं, तो W की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1/2 mv²/J। और कई बार अपन क्या करते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा है, इसको अपन ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 I ω²/J। कई बार अपन क्या करते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इस स्थितिज ऊर्जा को अपन ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्थितिज ऊर्जा mgh, और बटे क्या हो जाएगा आपके पास में, J हो जाएगा अभी। तो गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इनको भी हीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, ऊष्मा के अंदर रूपांतरित किया जा सकता है अभी। अब 12 mv²/J ये तो तब आता है जब 100% काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। अगर आपको बोले कि केवल 20% काइनेटिक एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो 12 mv², इसका अपन 20% निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चों, इसके बारे में कुछ डेफिनेशन सब वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देवदान से ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसमें मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अभी 1 कैलोरी। तो क्या होती है 1 कैलोरी, क्या होती है, ये होती है 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। तो बात सुनो भाई, आपके पास 1 ग्राम पानी है, इसका तापमान आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो इसके लिए अपने को जितनी हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोल सकते हैं 1 कैलोरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से, ये तो 1 कैलोरी की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्माधारिता। इंग्लिश में इसको अपन बोल देते हैं हीट कैपेसिटी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो क्या होती है ऊष्माधारिता, क्या होती है भी, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। जैसे आपके पास में कोई भी पदार्थ है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो यहां से आपके पास H बराबर कितनी हो जाएगी, दी गई ऊष्मा बटे तापमान में वृद्धि, और इसका मात्रक क्या देगा, मात्रक हो जाएगा आपके पास है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ऊष्माधारिता होती है वो किस पे भी, पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है भाई। एक तो आपने 1 गिलास पानी का लिया, और एक आपने मान के चलिए 1 बाल्टी पानी की ले रखी है, दोनों का तापमान आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। तो 1 गिलास से इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आपको कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि 1 बाल्टी पानी का तापमान अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 गिलास पानी की तुलना में बाल्टी की जो हीट कैपेसिटी, जो ऊष्माधारिता, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऊष्माधारिता वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है ना। इसके बाद में ऊष्माधारिता के बाद में अपन बात करते हैं किसकी भी, विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं किससे भाई, एस से। तो बात सुनना भाई, ये क्या होती है, ये होती है किसी भी पदार्थ की एकांक मात्रा, यूनिट अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं किसी
पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। तो इसको अपन लिख सकते हैं एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एकांक मात्रा है तो एम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो डेल्टा टी। मात्रा का आपके पास में जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आपके पास ध्यान से देखना, देखो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। तो एच बराबर कितना देगा आपके पास, एच बटे एम। तो एच बराबर कितना देगा आपके पास, एम इंटू एस हो जाएगा अभी। अब यहां पर अपन ने पदार्थ की एकांक मात्रा ले ली, इस कारण से जो विशिष्ट ऊष्मा वो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती भी, ठीक है ना। भाई पानी चाहिए, आपने 1 गिलास पानी लिया, चाहिए आपने 1 बाल्टी पानी लिया है, आपको तो 1 ग्राम पदार्थ है, उसके लिए हीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ज्यादा अगर पानी लोगे तो ज्यादा हीट, और इस हीट के अंदर पानी की मात्रा का भाग लगा दोगे तो वो आपके पास है एकांक मात्रा के लिए जो हीट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। इसके बाद में जो एस है, एस कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। एक तो पानी का, एक बर्फ का एस, और एक जो भाप है उसका एस। तो एस वाटर बराबर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। एस आइस बराबर, आइस का कितना होता है भाई, आइस का होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और भाप का क्या होता है, एस एस बराबर 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है अभी। ये अपन इस सब का जो एस है वो मैंने आपको बता दिया अभी। विशिष्ट ऊष्मा के बाद में एक टर्म आती है जिसका नाम है जल तुल्यांक। समझने वाली चीज है ये। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्या होता है भाई जल तुल्यांक, क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो बात सीधी सी है, जल तुल्यांक, जल यानी पानी, तुल्यांक यानी तुल्य होना, यानी किसी भी चीज को आपको पानी के तुल्य करना है, पानी से उसकी तुलना करनी है। समझे किसी बात को आप, जैसे मान के चलिएगा आपके पास में धातु का कोई गोला है, इस धातु के गोले को आपने क्यू हीट दी, कितनी हीट दी, क्यू हीट, जिस इसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया अभी। यानी धातु के गोले को क्यू हीट देने पर इसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया, तो आपको पानी की उतनी मात्रा लेनी है, उतनी अमाउंट का वाटर आपको यहां पे लेना है, जिसको भी यदि आपने क्यू हीट दे दी तो उसका तापमान भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े। यानी बराबर उष्मा देने पर तापमान में बराबर वृद्धि होनी चाहिए। तो पानी की इतनी जो मात्रा, इस मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, जल तुल्यांक बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से आप सुनिएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, भाई जल तुल्यांक अपन क्या बोल सकते हैं अभी, जल तुल्यांक डेफिनेशन तो काफी लंबी, मैं यहां पे नहीं लिख रहा, तो मैं बोल देता हूं देवदान से। किसी भी पदार्थ का जल तुल्यांक पानी की उस मात्रा के बराबर होता है जिसकी हीट कैपेसिटी उस वस्तु की हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता के बराबर होती है। तो अपन बात करते हैं कि पानी की ऊष्माधारिता बराबर वस्तु की ऊष्माधारिता। तो पानी की ऊष्माधारिता H बराबर क्या होता है, mh होता है। तो जल तुल्यांक क्या होती है, पानी की मात्रा होती है। तो m की जगह अपन क्या लिख देंगे, W लिख देंगे। W की भाई जल तुल्यांक क्या होती है, भी पानी की मात्रा ही होती है।
तो m की जगह पर लिख देंगे W इंटू पानी का S कितना होता है बताओ, 1 होता है, बराबर वस्तु का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, विशिष्ट उष्मा क्या हो जाएगी S हो जाएगी, तो W बराबर क्या होता है आपके पास m इंटू S होता है। ये बात होगी भी। तो किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान आपको मालूम है, उसकी विशिष्ट उष्मा आपको मालूम है, तो उसका जल तुल्यांक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, जल तुल्यांक अपने कहाँ पे काम आता है कि अगर किसी भी, जैसे मान के इसलिए का कोई बर्तन है, उस बर्तन के अंदर आपने पानी भर का है, पानी की मात्रा कितनी देर की आपको 60 ग्राम, कितनी देर की है 60 ग्राम, और जो बर्तन इसका जल तुल्यांक कितना देर का 40 ग्राम देर का है, तो इसका मतलब उस बर्तन को भी आपको 40 ग्राम पानी के बराबर मानना है। तो इसके अंदर 60 ग्राम तो पानी भरा हुआ है और ये आपका जो बर्तन है वो 40 ग्राम पानी के बराबर है, तो 60 प्लस 40 बराबर कितना देगा 100 ग्राम पानी। तो आपको पानी और बर्तन इन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करनी है, आप इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में 100 ग्राम वाटर के बराबर मान लो और 100 ग्राम वाटर के लिए जो हीट है उसकी कैलकुलेशन कर लो, आपका सही आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये चीजें करें नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फेज हीटिंग और फेज कन्वर्जन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है फेज हीटिंग। फेज हीटिंग का मतलब क्या होता है, अभी किसी पदार्थ को उसकी उसी अवस्था में उष्मा देकर गर्म करना। तो अपन जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि S बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना देगा आपके पास MS डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अभी जो फेज हीटिंग है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन, ठीक है ना। आपको बोल दिया कि पानी उसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो पानी का तो पानी रहेगा ना, तो इसको अपन बोलते हैं फेज हीटिंग। अब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन से पहले मैं आपको बता देता हूं गुप्त उष्मा, या चलो फेज कन्वर्जन एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। एक ही बात है, फेज कन्वर्जन क्या होता है अभी, किसी पदार्थ को उष्मा देकर के उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देना। किसी पदार्थ को उष्मा देकर के उसकी अवस्था परिवर्तित कर देना भाई, ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहले मेरे को पढ़ानी पड़ेगी गुप्त उष्मा पढ़ानी पड़ेगी। देखो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान के इसलिए आपके पास आइस है, इस आइस को अगर आपने हीट दी, बर्फ को अगर आपने हीट दी तो ये पानी में कन्वर्ट हो गई, तो पहले बर्फ थी अब पानी बन गया, तो यहां पर इसकी जो अवस्था वो परिवर्तित हो चुकी है, तो इसको अपन बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। यहां पर अपन बात करते हैं गुप्त उष्मा, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट, एल्स इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है ध्यान से देखना, देखो किसी भी पदार्थ की एकांक मात्रा कि उष्मा परिवर्तित करने हेतु, की अवस्था परिवर्तित करने हेतु जो आवश्यक उष्मा, उसी को अपन क्या बोलते हैं गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा की अवस्था परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उष्मा गुप्त उष्मा कहलाती है, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, गुप्त उष्मा नाम क्यों दिया अपन ने,
कि जैसे पानी होता है वो किससे बनता है? अभी आइस से बनता है। तो आइस का टेम्परेचर 0 और पानी का टेम्परेचर भी 0 होता है अभी, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है वो हीट गेन करके, ऊष्मा प्राप्त करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होती है। तो जो आइस है इसका टेम्परेचर भी 0 है और जो पानी इसका टेम्परेचर भी कितना है? भी 0 है। दोनों का टेम्परेचर 0 है। तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या नहीं। और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा फिर भी अपन हीट दे रहे हैं। जनरली अपन ऐसा देखते हैं कि किसी भी पदार्थ को हीट देने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है, बट यहां पर हीट देने पर तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही, ठीक है ना। टेम्परेचर एज इट इज रहता है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। इस कारण से इस उष्मा को अपन बोलते हैं गुप्त उष्मा, क्योंकि ये कुछ गुप्त कार्य कर रही है। भाई हीट देने पर तापमान बढ़ना चाहिए बट तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये उष्मा कुछ गुप्त कार्य कर रही है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो अपन लिख सकते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन है के दौरान ताप नियत रहता है अभी। तो अपन जानते हैं कि गुप्त उष्मा L बराबर क्या होता है? यह होता है आपके पास डेल्टा Q बटे M होती है, कैलोरी पर ग्राम। तो यहां से डेल्टा Q बराबर क्या होता है आपके पास? M इंटू L होता है अभी। तो फेज हीटिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला दे ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला, और फेज कन्वर्जन के लिए ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब दो ध्यान से कि जैसे बर्फ है वो कन्वर्ट होती है किसमें? पानी में। और पानी किसमें कन्वर्ट होता है बताओ? भाप में। तो बर्फ का पानी में कन्वर्जन, इसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग। और इसका पानी का बर्फ में, इसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग। पानी का भाप में कन्वर्जन वेपोराइजेशन। और भाप का पानी में कन्वर्जन कंडेंसेशन। इसको अपन बोलते हैं पिघलना, इसको अपन बोलते हैं जमना, इसको अपन बोलते हैं वाष्पीकरण, इसको अपन बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है ना। एक होता है ऊर्ध्वपातन, होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है अभी? कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म नहीं आती है। तो ठोस का सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना उसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो पानी की अपन बात करते हैं तो लेटेंट हीट फॉर मेल्टिंग बराबर लेटेंट हीट फॉर फ्रीजिंग बराबर होती है आपके पास 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 ग्राम बर्फ को आपने 80 कैलोरी हीट दे दी, यानी 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी पर ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए। यानी 1 ग्राम बर्फ को अगर आपने 80 कैलोरी हीट दे दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या 1 ग्राम पानी जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे आपने 80 कैलोरी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल दिया, तो इस स्थिति में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट फॉर कंडेंसेशन बराबर कितना होता है आपके पास? 536 कैलोरी पर ग्राम, बट लगभग इसको अपन क्या लिख देते हैं? 540 लिख देते हैं, कैलोरी पर ग्राम लिख देते हैं। यानी 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी। 1 ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इसको आपको भाप में कन्वर्ट करना है तो आपको 540 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी भी, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये तो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये वाली जो प्रोसेस होती है ये होती है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात है अभी। बर्फ से पानी या पानी से बर्फ 0 पे होता है, पानी से भाप या भाप से पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है ना।
तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद में अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने देखो ध्यान से आपको फेज हीटिंग पढ़ा दिया, फेज कन्वर्जन पढ़ा दिया है। तो इनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये मैं एक बार आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो अगर अपन बात करते हैं फेज हीटिंग की बात करते हैं, तो फेज हीटिंग के अंदर फॉर्मूला काम में आता है डेल्टा क्यू बराबर क्या था आपके पास, एम एस डेल्टा टी। और यदि अपन बात करें फेज कन्वर्जन की बात करें, तो फेज कन्वर्जन में डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है आपके पास, एम इंटू एल होता है भाई। और एल यहाँ पर क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। तो अगर किसी भी पदार्थ को उसकी उसी अवस्था में गर्म कर रहे हैं तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। और यदि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करवा रहे हैं तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं। तो क्वेश्चन देवदान से पहला क्वेश्चन है, एक पात्र और पात्र, इस पात्र का जल तुल्यांक बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 40 ग्राम में 60 ग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात है कि आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने पानी भर रखा है, ठीक है ना, 60 ग्राम पानी भर रखा है अभी। अब यहाँ पर जो बर्तन और पानी इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यदि इसको आप हीट दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पानी केवल हीट है, वो केवल पानी अवशोषित करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर केवल पानी का ही नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इस बर्तन का भी बढ़ रहा है, अभी इस पात्र का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी जो कंटेनर है, जो पात्र है, वो भी यहाँ पर हीट अवशोषित कर रहा है और पानी भी यहाँ पर हीट अवशोषित कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर हीट अवशोषित करेंगे। अब यहाँ पे जो पात्र है इसका द्रव्यमान कितना है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, इन बातों पे अपने को नहीं जाना, क्योंकि सीधा इसका जल तुल्यांक दे दिया 40 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इस बर्तन का जो ट्रीटमेंट है, इस बर्तन का जो बिहेवियर है वो 40 ग्राम पानी की जैसा होगा। अभी 40 ग्राम पानी के बराबर इसको अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास W वाटर इक्विवेलेंट प्लस क्या होता है आपके पास MS इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है डेल्टा टी। तो यहाँ से आपके पास है से या सिंपल सी बात है कि डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है आपके पास MS डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पर जो M है वो M कितना ले लेंगे अपन, 40 तो ये हुआ और 60 ये हुआ, तो 40 और 60 कितना देगा 100 ग्राम। और पानी के लिए S बराबर कितना होता है बताओ, 1 होता है। और डेल्टा डी कितना हो जाएगा, अभी 20 से आपको 80 जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 40 60 कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000 कैलोरी, या इसको अपन बोल सकते हैं 6 किलो कैलोरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको केटीजी वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था, क्योंकि वहां पर भी अपन ने स्पेसिफिक हीट को डील किया था, विशिष्ट उसमें अपन ने वहां पर भी पढ़ी थी। यहां पर भी एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन है कोई भी पदार्थ उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है कि S बराबर कितने दे रखी है आपको, 2T दे रखी है। तो आपको क्या करना है, अभी 10 ग्राम
पदार्थ का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मात्रक आपको दे रखा है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की गणना करनी है भी आपको। तो ध्यान से देखना, देखो एस बराबर कितना दे रखा है आपको, 2t दे रखा है, और अपन जानते हैं कि एस बराबर कितना होता है dq अपॉन m dt। तो यहां से आपके पास है dq बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2t इंटू m। m कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम, इंटू क्या देगा आपके पास है dt। तो dq बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 t dt। इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टेम्परेचर आपको कहां से कहां तक 10 से लेके 20 तक लेके जाना है, अभी 10 से 20 तक। तो dq का क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा q बराबर 20 का 20 हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, तो बटे 2 t स्क्वायर। लिमिट्स अपन पुट कर देंगे 10 से लेकर के 20 तक। तो 20 बटे 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 10, और t की वैल्यू कितने पुट कर देंगे अपन 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 400, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 100। तो 400 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 300, और 300 इंटू 10 3000 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 3 किलो कैलोरी। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो बच्चों इसके बाद में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ फेज हीटिंग फेज कन्वर्जन कर्व, यानी फेज हीटिंग और फेज कन्वर्जन का ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। तो फेज हीटिंग व फेज कन्वर्जन वक्र। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। जैसे मान के इसलिए आपके पास में ना, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके लिए पानी के लिए, तो पानी के लिए अपन डिस्कस करते हैं, और जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना लेते हैं अपन 1 atm लेते हैं, 1 atm पर। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होती है, आइस होती है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, मान के चलेगा कि माना 10 ग्राम बर्फ है माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको आपको हीट दे करके 10 ग्राम भाप में कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये एग्जाम्पल यहां पर अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या क्या होता है ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपके पास में जो 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम, या यहां पर अपन लिख देते हैं बर्फ, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी 10 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको आप हीट दोगे तो सबसे पहले जो बर्फ है -20 से कहां तक जाएगी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगी, यानी बर्फ है वो पहले गर्म होगी। ऐसा नहीं कि बर्फ को आपने -20 पर हीट दी और हीट देते ही यहां से मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, नहीं। आइस वो मेल्ट कब होगी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के। तो सबसे पहले बर्फ है वो बर्फ ही रहेगी, और वजन भी इसका 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद में जो बर्फ है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, अब ये पानी में कन्वर्ट होती है 10 ग्राम, और पानी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद में जो पानी है इसको अगर अपन गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, और पानी भी अपने पास 10 ग्राम ही रहेगा,
और पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पानी है वो गर्म होता रहता है। फिर उसके बाद में जो पानी है, इस पानी को अपन क्या करते हैं अभी और हीट देते हैं, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में, ठीक है ना। और पानी कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से भाप में, और इसका द्रव्यमान है वो भी कितना रहता है आपके पास है 10 ग्राम। तो भाप का टेम्परेचर वो भी कितना होता है आपके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद यदि आप भाप को हीट दोगे तो फिर भाप है वो गर्म होना स्टार्ट कर देगी, 10 ग्राम ही रहेगी, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले आपके पास जो आइस है इसका टेम्परेचर कितना -20 है। तो -20 पर हीट प्राप्त करके सीधा ये मेल्टिंग स्टार्ट नहीं करती है, यानी -20 से सबसे पहले कहां पर आती है, आइस 0 पर आती है। तो बर्फ को आप गर्म कर रहे हो तो इसको अपन बोलते हैं फेज हीटिंग ऑफ आइस। फिर उसके बाद में बर्फ यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं फेज कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। फिर पानी को आप गर्म कर रहे हो तो ये आपके पास हो जाएगी फेज हीटिंग ऑफ वाटर। फिर पानी है इसको आप भाप में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आपके पास हो जाएगा फेज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। और फिर भाप को आप गर्म कर रहे हो तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी, फेज हीटिंग ऑफ स्टीम, भाप की फेज हीटिंग हो जाएगी भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए अपन बात करते हैं अभी, ये वाली जो हीट है ये कितनी हो जाएगी Q1, इसको कितनी हीट अपने को देनी पड़ेगी Q2, यहाँ पर कितनी हीट अपनी खर्च होने वाली है Q3, यहाँ पे कितनी हीट अपनी खर्च होगी भी Q4, और यहाँ पे कितनी हीट खर्च हो जाएगी आपके पास में Q5। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये बात होगी भी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, ये चीज होगी। अब फेज हीटिंग और फेज कन्वर्जन के फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भी, Q1 की बात करते हैं। Q1, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा भी, ये फेज हीटिंग होगी तो MS डेल्टा T। तो M कितना हो जाएगा आपके पास है 10 ग्राम। आइस के लिए S कितना होता है बताओ 0.5 होता है। और डेल्टा T की बात करते हैं अभी, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा -20 से आपको 0 तक लेके आना है। तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया अभी 20 का हो गया, तो कितना हो जाएगा बताओ 100 कैलोरी, ठीक है ना। इसके बाद में Q2, यहाँ पे जो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रही है, फेज कन्वर्जन हो रहा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा ml। तो M कितना हो जाएगा आपके पास है 10 L। बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है तो L कितना होता है भाई 80 होता है, ये आपके पास हो जाएगा 800 कैलोरी। इसके बाद में बात करते हैं Q3 की, तो बराबर कितना हो जाएगा MS डेल्टा T। तो यहाँ पर आपके पास M कितना हो जाएगा 10। और अब है ना यहाँ से देखना, देखो Q3, पानी को गर्म कर रहे हो आप, तो पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, विशिष्ट उष्मा 1 होती है। तो 1 इंटू डेल्टा T, 0 से 100 तक गर्म कर रहे हो तो 100 आ गया, तो ये कितना देगा आपके पास 1000 कैलोरी। इसके बाद में बात करते हैं Q4 की, तो Q4 बराबर कितना देगा, भाई पानी को आप भाप में कन्वर्ट कर रहे हो तो फेज कन्वर्जन हो गया, तो Q बराबर क्या हो जाएगा ml, m कितना देगा 10, और L बराबर कितना देगा बताओ 540। तो ये आपके पास है 5400 कैलोरी। और इसके बाद में Q5 की बात करते हैं अपन, तो Q5 बराबर कितना देगा MS डेल्टा T, m कितना देगा 10। और अब आप भाप को गर्म कर रहे हो, और मैंने आपको बता रखा है कि भाप के लिए जो विशिष्ट उसमें स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है 0.47 होती है। तो 0.47 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना देगा आपके पास में 20 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0.47 इंटू ये 20 हो गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास है 9.4 इंटू 10, 94 कैलोरी। इसको अपन बोल देंगे 94 कैलोरी बोल देंगे भी। तो यहाँ पर पांचों प्रोसेस है, उनके अंदर जो हीट है वो आपने निकाल दी है। अब अपन एक काम करते हैं भी सबको जोड़ देते हैं।
तो डेल्टा क्यू नेट कितने देगी भी 100 प्लस 800 1000 5494 तो 5400 और 1000 कितना हो जाएगा 6400 6400 और 800 कितना हो जाएगा 7200 ठीक है ना और 7200 100 7300 तो 7394 आ जाएगा अभी 7394 कैलोरी या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी बराबर 7.394 किलो कैलोरी ये हीट आ गई आपके पास में ठीक है ना। अब देखना ऐसे देखो ये मैंने आपको जो हीट है उस हीट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं अभी ठीक है ना तो इसका ग्राफ बनाते हैं देखो कैसा बनता है। यहां पे अपन किसको लेते हैं अभी टेम्परेचर को और यहां पर अपन किसको लेते हैं अभी डेल्टा क्यू को। इनिशियली आपके पास जो टेम्परेचर है वो कितना भी -20 है तो इनिशियली टेम्परेचर आपके पास है -20 और कुछ हीट देने पर ये -20 से कहां पर आ जाता है अभी 0 पर आ जाता है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा टेम्परेचर 0 और इसको अपन बोलेंगे -20 तो ये -20 से 0 आ गया ठीक है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बात होगी भी। इसके बाद ध्यान से देखना देखो यानी आइस आप -20 से 0 पे लेके आ गए। अब 0 पर यदि आप आइस को हीट दोगे तो टेम्परेचर तो 0 रहेगा बट थोड़ी हीट देने के बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक ये लो जी ये पानी में कन्वर्ट हो गया ठीक है भाई। इस दौरान जो टेम्परेचर इसको मैंने 0 रखा है भाई क्योंकि बर्फ का पानी के अंदर जो कन्वर्जन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब वाटर को अगर अपन हीट देंगे तो पानी गर्म होगा और पानी का टेम्परेचर कहाँ तक चला जाएगा भी 100 तक चला जाएगा। तो इस प्रकार से पानी का टेम्परेचर चला जाएगा 100 तक। तो पानी का टेम्परेचर चला गया इस प्रकार से 100 तक ठीक है ना। और फिर उसके बाद यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को हीट देते हो तो ये पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से अपन भाप में कन्वर्ट करवा देंगे इसको और फिर उसके बाद में जो भाप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई और यदि इसको आप हीट दोगे तो भाप का भी इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ेगा और थोड़ी देर बाद में जो भाप है ना इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे भी T 120। तो ये इस प्रकार का ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि इसको अपन क्या बोलेंगे A, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपके पास इस प्रकार से D हो गया और ये E हो गया और ये आपके पास F हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो AB है इस AB को अपन क्या बोल सकते हैं AB पार्ट है। इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं एक बार एक काम करें इन चीज़ों को आप नोट करें ठीक है ना। फिर उसके बाद इस ग्राफ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें इधर वाला पोर्शन है इस लाइन के इधर वाला जो पोर्शन है वो आप नोट कर लें फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ ये ठीक है ना। मिटा देता हूँ इधर का मैं।
देखो ध्यान से, ग्राफ में आपके पास है जो ए बी पार्ट है, इस ए बी को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फेज हीटिंग ऑफ आइस। इसी प्रकार से जो बी सी पार्ट है इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, ये देखो आपके पास है फेज कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। इसके बाद है जो सी डी पार्ट है, इस सी डी को अपन क्या बोल सकते हैं, ये देखो आपके पास है फेज हीटिंग ऑफ वाटर। और इसके बाद में डीई पार्ट है, डी को अपन क्या बोलेंगे, फेज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ईएफ को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फेज हीटिंग ऑफ स्टीम। ये बात हो गई भी, ये फेज हीटिंग फेज कन्वर्जन, फेज हीटिंग फेज कन्वर्जन, फेज हीटिंग, ये बात हो गई भी। तो इस प्रकार से जो टोटल हीट है उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको और बताने वाला हूँ देवदान से। जैसे आपने इस प्रकार से इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, इस ग्राफ का क्षैतिज के साथ में जो कोण है वो कितना देगा, एल्फा। ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है, बीटा। और इस प्रकार से ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देंगे, गामा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गामा। तो ये एल्फा, बीटा और गामा, इनकी अपन बात करते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगी भी, स्लोप हो जाएगी ना, जो आपके पास है फेज हीटिंग का ग्राफ है इसकी स्लोप हो जाएगी, इसकी ढाल हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है, एम एस डेल्टा टी। तो यहां से आपके पास में डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे एम एस। और डेल्टा टी बटे डेल्टा क्यू यानी वाई अपॉन एक्स। वाई एक्स पर आपने क्या दे रखा, टेम्परेचर, और एक्स एक्स पे आपने क्या दे रखा भाई, क्यू दे रखा है। तो वाई अपॉन एक्स, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, स्लोप, ढाल हो गई। और इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा बोल सकते हैं। द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास, एस हो जाएगा। तो जिसके लिए एस की वैल्यू सबसे कम होती है उसके लिए थीटा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो वो एस सबसे कम किसका होता है, स्टीम का होता है। कितना होता है, 0.47। तो स्टीम के लिए जो एस है वो सबसे कम होता है, इस कारण से इसके लिए थीटा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो गामा तो क्या हो जाएगा आपके पास है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गामा हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन आती है बताओ, आइस। आइस का क्या होता है, 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5। एस कितना होता है, 0.5 होता है। तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास, एल्फा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा किसके लिए, पानी के लिए। और आपको पता है कि पानी के लिए एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। पानी के लिए एस कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके लिए एस सबसे बड़ा, और एस अगर सबसे बड़ा हो जाएगा तो इस स्थिति में इसके लिए थीटा सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा बीटा, फिर उससे बड़ा एल्फा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास में, गामा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखना, देखो अपन ने पढ़ा फेज हीटिंग क्या होती है, फेज कन्वर्जन क्या होता है। इसके बाद में अपन ने फेज हीटिंग और फेज कन्वर्जन का ग्राफ भी समझ लिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो टोटल हीट काउंट है, जो टोटल हीट है उसकी कैलकुलेशन भी अपन ने कर ली है। एक क्वेश्चन किया था अपन ने, बड़ा सा क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले। और इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। तो ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर अपन कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे, मिश्रण की जो मिश्रण का जो प्रिंसिपल है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, देखो दो द्रव हैं आपके पास, ए तथा बी। इन दोनों के द्रव्यमान समान है, को नियत दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है। इनके ताप का समय के सापेक्ष परिवर्तन है वो ग्राफ में दर्शाया गया है। इनकी विशिष्ट ऊष्माओं तथा गुप्त ऊष्माओं में संबंध आपको बताना है अभी। तो ये तो आपके पास ए के लिए ग्राफ होगा, ये आपके पास है बी के लिए ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ग्राफ को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन बोली जा रही है नियत दर से, ठीक है ना। तो ये नियत दर से दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, अभी हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना ऐसे, देखो यहाँ पे दोनों का ही प्रारंभिक ताप है वो कितना है, अभी 0 है, ठीक है ना। अब 0 से अगर अपन हीट देते हैं किसको भी, एक को, तो एक का टेम्परेचर है वो तो इस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है।
और बी का टेम्परेचर इस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए भाई, ए के लिए, ए के लिए बात करते हैं। तो अगर ए के लिए अपन बात करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक इसका टेम्परेचर वो कितना चेंज हो जाता है भाई, 100 चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो उष्मा वो नियत दर से दी जा रही है, तो अपन देख लेते हैं कि माना उष्मा देने की जो दर है वो कितनी है अभी, आर है, कितनी हो जाएगी, आर। तो माना उष्मा प्रदान करने की दर आर कैलोरी पर सेकंड है, यानी पर सेकंड आप इसको आर कैलोरी सप्लाई कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं एक की बात करते हैं तो t बराबर 0 से लेके t बराबर 30 तक अपन ने इसको कितनी हीट सप्लाई कर दी है बताओ। इसको अपन ने भाई 1 सेकंड में कितनी आर, तो 30 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 30 आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30 आर। तो अपन लिख सकते हैं q बराबर कितना हो जाएगा, 30 आर। और q बराबर कितना होता है इसके लिए, ms डेल्टा टी। तो m और s a डेल्टा टी कितना हो जाएगा, a के लिए 0 से लेके 100 तक, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 हो जाएगा अभी। इक्वेशन नंबर इसको अपन बोल देंगे 1। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी के लिए। तो ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास लिक्विड बी है वो 36 सेकंड पर जाकर के इसकी फेज कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है अभी। 36 सेकंड पर ये दूसरी फेज में जाता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि 1 सेकंड में कितनी उष्मा देते हैं अपन आर, तो 36 सेकंड में कितना देगी, 36 आर। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगा क्यू ए क्यू बी बराबर 36 आर बराबर एम एस बी, और डेल्टा टी कितना देगा अभी बी के लिए 80। इक्वेशन नंबर आपके पास है 2 हो गया अभी। इसके बाद में दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, समीकरण 1/2 से। तो क्या बन जाएगा आपके पास है 30 आर बटे 36 आर, एम एस से इंटू 100, एम एस बी इंटू 80। यहां पे अपन आर से आर को उड़ा देंगे, एम से एम को उड़ा देंगे। इसके बाद में बी से इसको अपन उड़ा देंगे 4 बार, और इसको अपन उड़ा देंगे 5 बार। इसके बाद में 6 से इसको उड़ा देंगे अपन कितनी बार, 5 बार, और इसको अपन उड़ा देंगे कितनी बार, 6 बार। 5 से यहां पर अपन 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको अपन काटते हैं, 2 से तो कितनी बार हो जाएगा आपके पास है, 2 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा आपके पास है, 3 बार। तो यहां से अपन निकाल लेते हैं एस ए अपॉन एस बी बराबर है, एस ए अपॉन एस बी बराबर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3। ये दोनों की विशिष्ट उष्मा के मध्य संबंध हो गया अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं ए के लिए। तो यहां से लेकर के यहां तक एक ही जो फेज है वो कन्वर्ट हो रही है। तो 30 से लेकर के कहां तक भी, 72 तक। तो 30 से लेकर 72 कितना सेकंड हो गया अभी आपके पास में, 42 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में कितनी उष्मा आप इसको दे रहे हो, आर, तो 42 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 42 आर हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं क्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 42 आर, ठीक है ना। और Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एम एस डेल्टा टी। तो M का तो M हो जाएगा, सॉरी एम एस डेल्टा टी नहीं होगा, यहाँ पे इसकी फेज कन्वर्ट हो रही है, तो फेज कन्वर्जन के लिए Q बराबर एम एल का में लेते हैं। तो M आ गया, और L को अपन लिख सकते हैं एल ए। और इसी प्रकार से B के लिए क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा भी, B के लिए 36 से लेके कहाँ तक भी, 60 तक, ठीक है ना। तो 36 से 60 कितना हो गया, 24 सेकंड हो गया। तो 24 सेकंड में कितनी उष्मा दे देंगे अपन, 24 आर बराबर एम इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, एल बी। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास है समीकरण 3/4 से।
तो क्या हो जाएगा आपके पास में एम एल ए अपॉन एम एल बी 42R बटे 24R। तो यहाँ से आपके पास में सॉल्व कर दोगे ना तो डायरेक्टली आपके पास एल ए अपॉन एल बी आ जाएगा। तो एल ए अपॉन एल बी बराबर कितना होता है 6 से काटते हैं तो 7/4। तो 7/4 आपका आंसर हो गया। तो दोनों की जो विशिष्ट उसमें उनके अंदर रिलेशन भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है और यहाँ पे दोनों की जो गुप्त उसमें उनके बीच में रिलेशन भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। तो आज का लेक्चर बच्चों अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। करिए इन सारी चीज़ों को नोट।